हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में कवर करने वाले हैं जेड इफेक्टिव को। जेड इफेक्टिव का मतलब होता है जेड को इंडिकेट करते हैं न्यूक्लियस को। सो जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियस का इफेक्ट हम देखना चाहते हैं किस पर? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, राइट। हम मेनली इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, यानी कि नेट फोर्स, न्यूक्लियस का नेट फोर्स कितना लग रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, वो हमें एक्चुअल में यहाँ पे देखना है, राइट। इसके अंदर अंदर में हमें देखने को कुछ और टर्मिनोलॉजी मिलेगा, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट, और उसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। तो ये क्या है जेड इफेक्टिव के अंदर में, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, जो सबसे पहले आप एक छोटा सा न्यूक्लियस बनाइए, राइट। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब नेट फोर्स ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, ये अपने को देखना है। तो मैंने क्या किया कि कुछ इस तरीके से सेल्स बना लिए। हमने अधूरा बनाया, मतलब घुमाएंगे इसको पूरी चारों तरफ से, इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से, तो चारों तरफ से ये पूरा सेल बनेगा, है ना, सर्कुलर सर्कुलर सेल बनेगा। मैंने एक साइड दिखाया है, जस्ट इतना सा अपना काम चल जाएगा, इसलिए हमने एक सेल दिखाने की कोशिश करी। हमने क्या किया कि सेल के इलेक्ट्रॉन्स को भी कुछ इस तरीके से दिखाने का कोशिश किया है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स को मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है, ठीक है। ऐसे हमने इलेक्ट्रॉन्स को दिखाने की कोशिश करी है। मान लीजिए ऐसा है, तो मैंने क्या बोला, हमें क्या देखना है, इस न्यूक्लियस का नेट फोर्स देखना है हमें किस पे, इस वाले इलेक्ट्रॉन पे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का नेट अट्रैक्शन फोर्स हमें देखना है। तो ऑब्जर्वेशन किस पे होगी, इस पे ऑब्जर्वेशन होगी, यानी कि इसी पे टेस्ट चलेगा। इसीलिए मैं इसे कह देता हूं टेस्टेड इलेक्ट्रॉन, इसी पे टेस्टिंग चलेगी। तो बाहर वाला जो रहेगा इलेक्ट्रॉन, उसको हम टेस्टेड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, यानी कि ऑब्जर्वेशन उसी पे चलेगा। अब नॉर्मल तरीके से अगर आप सोचें तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, अट्रैक्ट कर रहा होगा, राइट। लेकिन बीच में अगर आप देखें तो कुछ लोग इसे रिपेल कर रहे हैं, यानी कि ये तो अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस इसको डायरेक्टली, यहाँ से आप देखेंगे इस तरीके से, तो न्यूक्लियस इसको इस तरीके से अपनी ओर खींच रहा है लगातार। लेकिन जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इसको क्या करेंगे, इस तरीके से इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बिकॉज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे तो सेम चार्ज होता है ना, तो इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल को रिपेल करेंगे, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो मैं दिखा दिया कि इस तरीके से रिपेल कर रहे हैं। तो आप खुद सोचो, एक मेले में आप गए हो और उस मेले में आप यानी कि न्यूक्लियस और आपका भाई यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, आप यानी कि न्यूक्लियस मेले में गए हो और आपका भाई इलेक्ट्रॉन, तो आप हाथ पकड़ के चल रहे थे। उसी में क्या हुआ कि आपके हाथ और भाई के हाथ के बीच में मेले में भीड़ रहती है, लोग घुस गए, और लोग घुस गए यानी कि ये लोग जो यहाँ पे लोग दिख रहे हैं, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो दिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आपके भाई को रिपेल कर रहे हैं, यानी कि आपसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो आपके भाई को वो रिपेल करके आपसे दूर ले जाना चाहते हैं। तो आपके हाथ में मतलब एक तरह से अब लग रहा है कि अब न तब आपके भाई से आपकी हाथ छूट जाएगी। तो हम यही जानना चाहते हैं कि ये जो इनर सेल्स के लोग, मेले में इनर सेल्स के जो आदमी लोग हैं, आपके भाई को जो रिपल्सन कर रहे हैं, आपसे दूर ले जाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आप अभी भी अपने भाई को कितने अट्रैक्शन फोर्स से पकड़े हुए हो, क्योंकि ये रिपेल करेगा तो थोड़ी सी अट्रैक्शन तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि वो रिपेल कर रहे हैं आपके भाई को, तो आपकी अट्रैक्शन तो थोड़ी सी यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई। तो नेट अट्रैक्शन फोर्स कितना बचा, वही नेट अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाता है,
Z इफेक्टिव। समझ गए होंगे आई थिंक। तो इस तरीके से ये टेस्टेड इलेक्ट्रॉन है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिपल्सन फोर्स। सो रिपल्सन फोर्स, इसी को हम कहते हैं स्क्रीनिंग। आप सोचिए ना, ये लोग स्क्रीन की तरह काम नहीं कर रहे क्या? ऐसा लग रहा है कि इस न्यूक्लियस के और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में एक स्क्रीन लगा दिया गया है ना, यानी कि पर्दा लगा दिया गया है, और उसी पर्दे के कारण उसके भाई में और जो बीच में न्यूक्लियस है उसके बीच में अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज कर गया है, यानी कि वो एक पर्दे का काम कर रहा है। इसीलिए हम इसे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ पे बीच में पर्दा लगा दिया गया है, इसीलिए न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन फोर्सेस घट जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो फोर्स आपको मैंने दिखाया ये वाला, ये अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस है, अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस, दैट इज Z, राइट। तो ये जो अट्रैक्शन आप करा रहे हो, तो ये नेट अट्रैक्शन फोर्स कितना बचेगा? तो हम डेफिनेशन क्या लिखते हैं, समझिएगा बड़े गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो आगे चल करके दिक्कत होगी। हम इसका डेफिनेशन देते हैं कि नेट अट्रैक्शन फोर्स, नेट अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड बाई, नेट अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड बाई न्यूक्लियस, net attraction force applied by nucleus on tested electron, on tested electron is known as, tested electron is known as what? Effective nuclear charge, और सिंपली वी कैन से Z इफेक्टिव। Z मतलब न्यूक्लियस और इफेक्ट, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड Z इफेक्टिव। इसका फार्मूला अगर आप देखेंगे तो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू वेरी सिंपल फार्मूला, यानी कि Z माइनस सिग्मा, ये फार्मूला होता है। अब कहाँ कहाँ क्या है ये समझिएगा। Z इफेक्टिव का मतलब क्या है बताइए? Z इफेक्टिव अभी समझाया मैंने, नेट अट्रैक्शन फोर्स है, राइट। तो 1 by 1 आप समझिए, Z इफेक्टिव जो है वो नेट अट्रैक्शन फोर्स है, नेट अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। Z is, as I told you, that is atomic number, and this is your screening effect, or you can say shielding effect, screening constant, this is screening constant, or you can say shielding, है ना, shielding effect कह सकते हो आप इसे। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट हम कैसे डिटरमाइन करें, क्योंकि कोई भी एलिमेंट के लिए अगर आप निकालोगे तो एटॉमिक नंबर तो पहले से पता होगा। तो यहाँ पे सिग्मा अगर मिल जाए हमें तो हम बड़े इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी सिग्मा का कैलकुलेशन करने के लिए अगर सिग्मा का वैल्यू अगर मिल जाए तो मुझे Z इफेक्टिव बड़े आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि Z तो एटॉमिक नंबर होता है, वो तो मुझे पता ही है किसी भी एलिमेंट्स के लिए। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो हम निकालते हैं वो एक रूल होता है, जिन्होंने रूल दिया था उसी के नाम पे ये एक रूल है, दैट इज स्लैटर्स रूल। स्लैटर्स रूल, ये रूल क्या कहता है इसको समझने की ज़रूरत है ना। ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट को हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं? सिग्मा से, देख भी रहे हो, है ना। मैंने रो लिख दिया है, डेंसिटी हो गया वो, इसको एक्चुअली सिग्मा बोलेंगे, ठीक है। ये एक सिग्मा होगा, Z माइनस सिग्मा, ऐसा। सिग्मा को स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि इंडिकेटेड बाय सिग्मा, राइट। मैं बोल तो रहा हूँ, सिग्मा लिख रहा था, रो। नेक्स्ट क्या करना है कि आपको ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाए
ये चीज़ आपको बताना है। तो स्लैटर्स रूल ने क्या बताया कि कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आइए समझाता हूँ और क्वेश्चन बना के बताऊंगा कि किस तरीके से अप्लाई करेंगे आप। तो सबसे पहले कुछ रूल्स उन्होंने दिया। रूल नंबर ए, उन्होंने एक रूल दिया स्लैटर्स के अकॉर्डिंग कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसे आप क्या कहते हैं, टेस्टेड इलेक्ट्रॉन हमने कह रखा है यहाँ पे। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हमने टेस्टेड इलेक्ट्रॉन कहा है। अब चूंकि लाइन में जो खड़े हैं, मान लो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स लाइन में खड़े हैं ऐसा, तो आप खुद सोचिए कि जो सबसे आगे होगा इस पर तो इफेक्ट लगेगा, इस पर धक्का लगेगा। ये आगे वाला किसी पे धक्का थोड़ी ना लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा ये आगे वाला किसी पे, लेकिन पीछे वाले सारे कोई इस पे धक्का लगाएगा, है ना। तो यही सिग्मा का मतलब सिंपल सी बात है, धक्का भैया। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन द्वारा जो धक्का लगाया जा रहा था ना अभी, उसी धक्के को, उसी फोर्स को हम यहाँ पे सिग्मा कह रहे हैं। और ये सिग्मा यहाँ पे पीछे वाले इलेक्ट्रॉन सभी ये आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाएंगे, आउटर मोस्ट किसी को नहीं लगा पाएगा। इसीलिए जब आउटर मोस्ट किसी को नहीं लगा पाएगा तो हम बोलेंगे इसका धक्का जीरो होगा, ये किसी को धक्का ही नहीं लगा पाएगा तो इसका धक्का क्या हो जाएगा, जीरो। सिग्मा इसके लिए जीरो लिखेंगे ऑलवेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर बी कि रेस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रेस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस सेल, जितने भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में और बचे रह जाएंगे, वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन और बचे रहेंगे इस टेस्टेड इलेक्ट्रॉन के अलावा, उसको हम 0.35 सिग्मा उसके लिए लगा सकते हैं। सिग्मा का वैल्यू उसके लिए हम 0.35 ईच इलेक्ट्रॉन के लिए लगा सकते हैं, है ना। इसी तरीके से सी में उन्होंने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑफ n-1 का हो, व्हाट इज n-1, n-1 सेल का हो, तो हम इसके लिए सिग्मा लगा सकते हैं 0.85 लगा सकते हैं ईच इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और डी में इन्होंने कहा कि आप जब n-2 अगर रहेगा और मान लीजिए मतलब रेस्ट की बात कर लेते हैं, चलिए। अब इसके अलावा जो भी बच गए है ना लास्ट में, तो रेस्ट n-2, n-3, n-4 एंड सो ऑन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अब आ जाएं उन सभी के लिए जो वैल्यू आप लोगे दैट इज 1 लोगे ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये 4 आपको मिल गया, ये 4 आपको यहाँ पे मिल गया और इन चारों रूल्स के हेल्प से आप किसी के भी कैलकुलेशन सिग्मा जेड इफेक्टिव के हेल्प से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप कैलकुलेट करेंगे, कुछ कैलकुलेशन मैं करके आपको बता देता हूँ सो दैट आप कैलकुलेशन करेंगे तब आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा ऐसे होता है। चलिए मैं आपको एक कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि कैसे आखिर सोचना है, सोचने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट में ले लेता हूँ मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1s2, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लॉन्ग में लिखना पड़ेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप इसे सेल वाइज अरेंज कर लें। सेल वाइज कहने का मतलब क्या है सर, ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बाहर पहला सेल यानी कि n = 1 ऐसा मैंने बना दिया पहला सेल इस तरीके से, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए ऐसे। फिर मैंने देखा कि दूसरा सेल भी है तो मैंने क्या किया, ये सेकेंड सेल है तो मैंने यहाँ पे सेकेंड सेल भी बनाया ऐसा करके, ठीक है। तो सेकेंड सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखने की कोशिश करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने बना दिया। थर्ड सेल में देखा एक और सेल है तो थर्ड सेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने थर्ड सेल भी यहाँ पे बना दिया। और इस पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए 1 और 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है। आपको इस तरीके से देखने में लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसा है, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होता।
आपको 2D में दिखाने के लिए ऐसा बना दिया जाता है। बट इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है आइए मैं समझाता हूँ आपको। ऐसे ही एज्यूम करोगे तभी जा करके आपको क्वेश्चंस बन पाएंगे। आपका एज्यूम करने का तरीका कैसा होना चाहिए समझिएगा। ये हो गया आपको न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, दिस इज सेकेंड सेल एंड दिस इज योर थर्ड सेल। इलेक्ट्रॉन कैसे होता है समझिएगा। न्यूक्लियस से हर एक इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ दूरी में होता है। 2D में चूंकि आपको ऐसे दिखा दिया गया था इलेक्ट्रॉन की इक्वल डिस्टेंस में है वो 2D में, लेकिन एक्चुअल में 3D में देखेंगे तो हर एक इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ दूरी में है। जैसे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट सेल में तो ऐसा है, सेकेंड सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो कुछ इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखिए दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरीके से यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो इस तरीके से है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट होगा, जो लाइन में इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से एज्यूम करिए तो क्वेश्चन इजीली बनेगा। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है यानी कि ये वाला, इस पे धक्का लगेगा, इसको टेस्टेड इलेक्ट्रॉन मान लिया आपने, दिस इज योर टेस्टेड इलेक्ट्रॉन, इसी पे धक्का लगेगा। अब इसके जो बचे हुए, ये तो वैलेंस सेल का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल का था। आउटर मोस्ट सेल तो यही है ना, इसी को तो आउटर मोस्ट सेल को ही तो वैलेंस सेल कहते हैं। आउटर मोस्ट सेल इज योर वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, लेकिन 2 में से एक हो गया टेस्टेड इलेक्ट्रॉन। लेकिन इन्होंने कहा है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को तो 0 ले लेना है, यानी कि हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 1+1 है, 2 को, ये 2 इलेक्ट्रॉन को 1+1 लिख देते हैं, और ये 1 जो है वो टेस्टेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी सिग्मा हम यहाँ पे 0 लेंगे। और उसी सेल में देखिए यहाँ पे वैलेंस सेल के उसी सेल में, मतलब उसी सेल में अगर जो बच गया वो 0.35 से धक्का लगा रहा होगा, यानी कि यहाँ पे प्लस करेंगे और लिख देंगे 0.35 से धक्का लगाएगा। चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो गया, राइट। एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये लगेगा 0.35 से धक्का, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 × 0.35। ये अपना वैलेंस सेल का काम हुआ। दिस इज ऑल अबाउट वैलेंस सेल। नेक्स्ट क्या करोगे, यहाँ पे प्लस लिखो। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं देखो, n-1 में, ये तो हो गया nth सेल, ये आपका nth सेल हो गया। दिस इज n-1 सेल, क्योंकि सेकेंड सेल है ना बेटा, देखो ये पूरा का पूरा सेकेंड सेल है, ये थर्ड आ जाएगा पूरा, मतलब n-2 में चले गए आप, ऐसा। ये जो लाइनिंग मैंने किया है ना ये वाला, ये यही बताता है nth, n-1 n-2। तो n-1 में कितने लगाने हैं इलेक्ट्रॉन? 0.85। तो मैं क्या करूँगा, 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 2 और 6 8, तो 8 × 0.85 कर दूंगा। और प्लस यहाँ पे क्या करूँगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है और कितने से लगता है n-2 में, और उसके बाद वाला पे 1 लगता है। तो मैं क्या करूँगा, 2 इलेक्ट्रॉन को 1 से धक्का दे दूंगा। ये आपको कैलकुलेशन जो आएगा बेटा, आप कैलकुलेट कर लेना, यू विल गेट सिग्मा। अब एक बार अगर मान लीजिए सिग्मा की वैल्यू अगर आपको मिल जाती है, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू अगर आपको मिल गई, मान लीजिए x, हमने तो कैलकुलेट नहीं किया, आप कर लेना, x अगर मिल गया तो बस आपकी वैल्यू आ गई है। नेट अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा, न्यूक्लियस के नेट अट्रैक्शन फोर्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कितना लगा रहा होगा, यानी कि ये न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे नेट अट्रैक्शन फोर्स कितने से लगा रहा है, तो z इफेक्टिव वही होता है, z माइनस सिग्मा। तो z कितना है, मैग्नीशियम के लिए 12 यानी कि एटॉमिक नंबर, माइनस सिग्मा कितना है मुझे नहीं पता, अभी कैलकुलेट कर लोगे ये वाला तो बिठा देना यहाँ पे, तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे सिग्मा आपको ये वाला देख सकते हो, सिग्मा इसके लिए 0 मैंने लिखा है, तो ये पूरा कैलकुलेशन जो आया वो सिग्मा का आया, यानी कि जो भी वैल्यू आया x माइनस कर दोगे तो बेटा आपको मिल जाएगा क्या, z इफेक्टिव। तो आई थिंक ये बहुत आसान है, आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, राइट। और भी चीज़ें मैं बताता हूँ, कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपने पोटेशियम ले लिया, सपोज लेट पोटेशियम आपने ले लिया, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, आपने लिखा क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। मुझे सबसे पहला काम है, मुझे सेल वाइज अरेंज करना है। दिस इज योर फोर्थ सेल, कंप्लीटली थर्ड सेल, ये कंप्लीटली सेकेंड सेल, और ये कंप्लीटली फर्स्ट सेल, ठीक है। ऐसे करके आप अरेंज करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे आप देखिए,
सो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इस पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट पे, तो यानी कि सिग्मा यहाँ पे 0 हो गया भैया। कोई अगला सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन तो यही है ना, तो सिग्मा 0 हो गया। अब n-1 में ये आ गया, ये हो गया आपको NH सेल, ये n-1 हो गया, दिस इज n-2 हो गया, ये n-3 हो गया। तो आपको मैंने रूल्स में लिखवाया कि NH सेल में, वैलेंस सेल में सिग्मा 0 होगा एक इलेक्ट्रॉन का, और रहता तो उसका 0.35 लेते, और कोई रहता है इसके अलावा तो उसका 0.35 लेते, लेकिन कोई है ही नहीं, एक ही है, तो वो पूरी सिग्मा 0 हो जाएगा उसका, उसी पे ऑब्जर्वेशन चलेगा। अब n-1 में आ जाइए, तो n-1 में आप यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला है, 0.85 से मल्टीप्लाई करने को बोला है। n-1 यानी कि रूल नंबर 3, n-1 0.85 ईच इलेक्ट्रॉन, यानी कि n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल देख लीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन। सो 8 इंटू 0.85 करेंगे, और यहाँ तो 0 हो गया इसमें, तो यहाँ पे प्लस 0 कर दो, फिर यहाँ पे प्लस n-2 n-3 एक के साथ आ जाएगा, देख लो यहाँ पे रूल में, देख लो रूल नंबर D, रेस्ट n-2 n-3 n-4 n-5 सबका 1 होगा। तो यहाँ पे क्या करोगे आप बोलो, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, यहाँ पे 6 2 8 तो 10, तो यहाँ पे 10 इंटू 1, तो ये आ जाएगा आपको सिग्मा। एक बार सिग्मा आ गया तो जेड इफेक्टिव निकाल लोगे, ये आ गया जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, अब जेड आपको पता है कितना है, पोटेशियम का 19 है, तो क्या मुझे नेट अट्रैक्शन फोर्स नहीं मिल जाएगा, जेड इज इक्वल टू, है ना, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू व्हाट, 19 माइनस एक्स, जो भी आएगा आपका सिग्मा, मुझे नहीं पता, कैलकुलेशन कर लो आप, सिग्मा जो भी लाओगे वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, आपका जेड इफेक्टिव मिल जाएगा। तो बहुत आसान है ये चीज़, लेकिन मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन कराता हूँ, राइट, ऑब्जर्वेशन कराता हूँ कि आखिर क्या आपको देखने को मिलेगा जब आप कैलकुलेशन करोगे। मैंने तो कुछ कैलकुलेशंस आपको बता दिए, बट मैं एक ऑब्जर्वेशन आपको बताना चाहूँगा कि आखिर इसमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मैं आपको लिख करके बताता हूँ कि मान लीजिए कि एक ग्रुप में मूव कर रहे हैं, एक ग्रुप ले लेते हैं, यहाँ पे ग्रुप, और नीचे हम क्या करते हैं कि इसका पीरियड ले लेते हैं, इस तरीके से ग्रुप एंड पीरियड। तो ग्रुप में जब आप मूव करेंगे, यानी कि कैसे मूव करेंगे, तो सबसे पहले मैं एलिमेंट और उसके जेड इफेक्टिव लिखूंगा। यहाँ पे ग्रुप है तो ग्रुप का यहाँ पे मैं एलिमेंट लिख दूंगा और उसके वैल्यू लिखूंगा जेड इफेक्टिव का। यानी कि मान लीजिए एलिमेंट है आपको फर्स्ट वाला ग्रुप ले लेता हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। आप कैलकुलेट करके देख लेना बेटा, यही आंसर आएगा जो मैं लिखने वाला हूँ। जेड इफेक्टिव की वैल्यू आएगी 1.30, 2.20, और सब में कांस्टेंट रहता है। जब ग्रुप में जाते हो तो सब में यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, जेड इफेक्टिव विल रिमेन कांस्टेंट एज 2.0। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिखूँगा कि ये जो रहेगा रिमेन कांस्टेंट व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, जेड इफेक्टिव विल बी व्हाट, सेम। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज पीरियड के लिए। अगर पीरियड में एलिमेंट और जेड इफेक्टिव की बात करने की कोशिश की जाए तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बेरिलियम ले लेते हैं सेकेंड पीरियड, बेरिलियम, देन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना बस, क्योंकि नोबल गैसेस की हम यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं। उसकी वैल्यू देखिए, तो वैल्यू अगर बेरिलियम की देखेंगे तो ये आ जाएगा आपको 1.95, फिर यहाँ पे 2.6, फिर 3.25, फिर 3.90, फिर 4.55 एंड देन 5.20। आपने क्या देखा, जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे इन अ पीरियड, देन इट विल बी इंक्रीजेज, है ना, बाई 0.65। आप देख सकते हैं वैल्यू, यहाँ पे 0.65 ऐड करेंगे ये आ जाएगा, यहाँ से 0.65 ऐड करेंगे ये आ जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे ये आ जाएगा। तो ये 0.65 का डिफरेंस है। तो ये ऑब्जर्वेशन मुझे देखने को मिला। आप चाहें तो 1 बाई 1 हर एक एलिमेंट का जेड इफेक्टिव आप डिटरमाइन कर सकते हो। देखो, मुझे जेड इफेक्टिव पढ़ाने का
मेन मकसद यही है कि कभी भी जेड इफेक्टिव से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं आपको। मैं इस ऑब्जर्वेशन को बताने के लिए मुझे ये जेड इफेक्टिव आपको पढ़ाना पड़ा। ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो कांस्टेंट रहता है थर्ड पीरियड के बाद, यानी कि मतलब ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो होते हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बाद कांस्टेंट हो जाता है ना। सेकंड से थर्ड में इंक्रीज होता है, देखिए 1.30 से 2.20, एंड यहाँ से फिर कांस्टेंट चला जाता है, एज इट इज सेम हो जाता है ग्रुप में। तो इसीलिए जबकि हम देखते हैं कि सारा का सारा टिपिकल एलिमेंट में बताया था कि सारा का सारा एलिमेंट यहीं से प्रॉपर्टी सेम करता है, तो ये इसीलिए मान लेता हूँ कि रिमेन कांस्टेंट रहता है पूरी तरीके से ग्रुप में, हालांकि सेकेंड और थर्ड में बढ़ता है। और यहाँ पे पीरियड में हम बात करें अगर हम, तो पीरियड में बोलते हैं कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज करता है। सिमिलरली एक और ऑब्जर्वेशन हम देख सकते हैं, ये तो पहला ऑब्जर्वेशन था और आपको ये ऑब्जर्वेशन के लिए ही मैंने जेड इफेक्टिव पढ़ाया है। हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे कि डिटरमाइन द जेड इफेक्टिव फॉर द एक्स एलिमेंट, वाई एलिमेंट, जेड एलिमेंट, ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। लेकिन कैलकुलेशन के लिए आपको ये ऑब्जर्वेशन के लिए मुझे बताना पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए सोडियम, ठीक है, आज तक रिकॉर्ड है कि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें कि आगे भी नहीं आएगा। बस इसकी ऑब्जर्वेशन दिमाग में ज़रूर रखें क्योंकि इसका हेल्प मिलेगा आपको। यहाँ पे मान लीजिए कि एटॉमिक नंबर लिखता हूँ, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है। आप मान लीजिए कि सिग्मा की कैलकुलेशन इनका करते हैं। मैंने बताया अभी कि जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपको 0 पॉइंट कितने से बढ़ता है, 65 से। तो यहाँ पे 9.15 है, ये 9.5 है, यहाँ पे 9.85 है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 0 पॉइंट यहाँ पे, जैसे जैसे आप यहाँ पे, सबसे पहली बात कि जब भी आप इस तरीके से इंक्रीज़ करेंगे, एटॉमिक नंबर कितने से इंक्रीज़ कर रहा है बताओ, एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर इंक्रीज्ड बाय 1, देन तो हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे सिग्मा जो होगा वो 0.35 से इंक्रीज़ करेगा, यानी कि सिग्मा मतलब स्क्रीनिंग, यानी कि धक्का लगाना, यानी कि ये करेगा आपको 0.35 से इंक्रीज़। कौन? सिग्मा की वैल्यू। अच्छा, जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितने से करेगी वो तो हम डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी, तो 2.20 है ना, फिर यहाँ पे 2.85 एंड देन 3.5 एंड देन 4.15। तो ये आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाता है, दैट इज़ 0.65 से इंक्रीज़ करेगा ये वैल्यू। किसी भी पीरियड में आप मूव करिए तो आपको 0.65 से इंक्रीज़ करता हुआ दिखेगा जेड इफेक्टिव, एंड सिग्मा की वैल्यू इस तरीके से आपको इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा। तो मैंने ये कैलकुलेशन बताने का हमारा मेन पर्पस यही था कि आपको समझ में आए कि हमने किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम बार बार जब भी हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, एटॉमिक साइज, एटॉमिक मतलब एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जितने भी हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इन सभी का बहुत ज़्यादा हेल्प लेने वाले हैं। हम बार बार जेड इफेक्टिव का यूज़ करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम बोलेंगे तो आपको वहाँ पे क्लिक करना चाहिए, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है स्क्रीनिंग, है ना। इन अ सेल डिफरेंट सब सेल आर प्रेजेंट, है ना, डिफरेंट लेवल, देयर एनर्जी अप्लाई डिफरेंट, एक्सटेंट ऑफ रिपल्सन बाय डिफरेंट सब सेल वुड बी डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपली आप देखिए कि अगर हम बात करें स्क्रीनिंग इफेक्ट का, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसका ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा धक्का जो लगाएगा ना वो एस वाले इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। अंदर में न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में एस के जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना खतरा है, बहुत ज़्यादा ये धक्का लगा देगा। पी थोड़ा सा कम लगाता है इससे। डी का हम बोलते हैं कि ये पुअर धक्का लगाता है, पुअर मतलब बहुत कम लगाता है। और एफ तो पूछिए मत, वेरी पुअर, वेरी पुअर सिग्मा इसका होता है बेटा। इसका पुअर सिग्मा बोलेंगे तो इसका वेरी पुअर सिग्मा बोलेंगे, क्योंकि
स्क्रीनिंग इफेक्ट को तो सिग्मा ही बोलते हैं ना। तो ये ऑर्डर आपको एनी हाउ रटा हुआ होना चाहिए, ये हम यूज़ में आगे चल करके लेने वाले हैं। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो जो ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन मैं करवा रहा हूँ ना, ये ऑब्जर्वेशन अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि SPDF का जो ये आप बता रहे हो कि पुअर सिग्मा होता है या ऐसा होता है, तो ऐसा क्यों होता है, रीज़न पूछा जा सकता है आपसे कि वाई दिस इज़ हैपनिंग, कि सबसे ज़्यादा S के इलेक्ट्रॉन धक्का लगाते हैं, फिर P के लगाते हैं, फिर D के लगाते हैं, फिर सबसे कम F का लगाता है। तो आप देख सकते हैं ड्यू टू देयर स्फेरिकल शेप, ड्यू टू देयर स्फेरिकल शेप क्या होता है, ऐसा ये चारों तरफ से न्यूक्लियस को घेरे हुए है। देख लो, चारों तरफ से न्यूक्लियस को घेर लिया है स्फेरिकल शेप होने के कारण। तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से इसको अट्रैक्ट होने ही नहीं देता है। इसीलिए यहाँ पे जब अट्रैक्शन ही नहीं होने देगा इसके बीच में, तो समझ लो कि ये ज़्यादा रिपल्सन कर रहा है, इसको धक्का भी दे रहा है, इसको चारों तरफ से इस तरीके से इसके इलेक्ट्रॉन धक्का भी इसको दे रहे हैं और न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर भी लिया। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा रिपल्सन बोलते हैं कि स्क्रीनिंग, यानी कि पर्दा के तरह सबसे भयंकर वाला यही काम करता है। अच्छा, P वाला कैसा करता है सर? P वाला देखो बेटा, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और ये आपको ऊपर में डंबल शेप रहता है इसका। तो ये डंबल शेप अगर इस तरीके से आप बना लो तो आप देखो कि जगह तो खूब सारा, इलेक्ट्रॉन तो इधर से अट्रैक्ट हो सकता है, इस जगह से इलेक्ट्रॉन इधर से अट्रैक्ट हो सकता है, तो काफ़ी जगह है इसको अट्रैक्ट होने का। इसीलिए ये थोड़ा सा अट्रैक्शन कर पाता है ना, न्यूक्लियस यहाँ पे अट्रैक्ट कर लेता है, इसीलिए ये रिपल्सन उतना नहीं लगा पाते, इसके इलेक्ट्रॉन उसको रिपल्सन नहीं कर पाते उतना ज़्यादा, इसीलिए सेकेंड नंबर पे। थर्ड वाला क्या होता है? थर्ड वाला डबल डंबल शेप होता है, तो ये न्यूक्लियस है। तो ये डबल डंबल इस तरीके से बनाओगे आप, देखो ऐसा, तो इसको चार तरह का मिल गया, इधर से भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इधर से भी अट्रैक्ट करेगा। तो रिपल्सन ये लोग बहुत कम कर पाते हैं, है ना, तो रिपल्सन बहुत कम कर पाते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर लेता है क्योंकि जगह बहुत खाली है, तो आराम से कर लेता है। और F में तो पूछिए मत। तो इसका मेन रीज़न क्या हम बोलेंगे? इसका जो रीज़न होगा वो शेप होगा। तो रीज़न देंगे आप डिफ्यूज्ड, रीज़न विल बी डिफ्यूज्ड शेप ऑफ देयर सबसेल्स, डिफ्यूज्ड शेप ऑफ सबसेल्स, ये रीज़न होता है Z इफेक्टिव का। सो इस तरीके से मैंने पूरी की पूरी Z इफेक्टिव आपको कंप्लीट कर दिया है आपके लिए, है ना। अब हम यहाँ से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को बड़े आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज़ 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हमें मेनली पढ़ना है। दैट इज़ एटॉमिक रेडियस, है ना, नेक्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, थर्ड वन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में थर्ड में, एंड लास्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम आगे का लेक्चर को हम प्रोसीड करने वाले हैं। तो ये था अपना Z इफेक्टिव, आप अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आई थिंक मैंने एक एक चीज़ को बड़े बारीकी से बताने की कोशिश करी है। तो आप एक बार फिर से थोड़ा सा देखें, सोचें, है ना, नोट्स आपने बनाया है तो उसको अच्छे तरीके से रिकॉल करिए, राइट। तो आई थिंक आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर रह जाता हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।